Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 20th of July. So let's start the day with the first important topic and that is cheetah mortality in Kuno. तो बेसिकली इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। 8वां चीता जो अफ्रीका से आया है भारत में उसकी डेथ हो चुकी है, तो इस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। 20 ट्रांसलोकेटेड चीतास जो थे साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, ये दो कंट्रीज हैं जहां से चीतास को लाया गया था। तो मोर्टालिटीज जो है एडल्ट इंडिविजुअल्स का उनको रिपोर्ट किया गया है कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के अभी तक में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। साथ साथ में चीता री इंट्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जहां पे वो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतास को वापस लाए हैं। और प्रोजेक्ट चीता के तहत आप देखोगे 20 रेडियो कॉलर्ड चीतास को भारत में लाया गया नामीबिया और साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। और ये अपने आप में पहला ट्रांसकॉन्टिनेंटल वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन है, तो ये विश्व में पहला ऐसा हुआ है और ये अभी तक में तो सक्सेसफुल नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। तो प्रोजेक्ट चीता जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। साथ साथ में आप देखोगे ये कोलैबोरेशन में भी है मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII और चीता एक्सपर्ट्स जो है नामीबिया और साउथ अफ्रीका के। चलिए, इसी बीच आप देखेंगे फास्टेस्ट लैंड मैमल भी है, एशियाटिक चीता जो है वो फास्टेस्ट लैंड मैमल है। और इसी के साथ साथ में इकलौता कैट है जो रिट्रैक्टेबल क्लॉज है, यानी कि इसका जो ग्रिप है वो हेल्प करता है एक्सेलरेट करने के लिए फास्टर देन एनी स्पोर्ट्स कार। मतलब 3 सेकंड में इतना का रफ्तार, मतलब कोई स्पोर्ट्स कार भी इतना फास्ट नहीं हो सकेगा जितना एक चीता हो सकेगा। फिजिकल फीचर्स में आप देखोगे तो ये रिलेटिवली स्मॉल है, राउंडेड हेड है प्रोपोर्शन टू द बॉडी साइज। कैमोफ्लाज में आप देखोगे तो मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर ये है चीता का कि इसका कोट जो कि एडॉर्न किया गया है ओवल शेप्ड स्पॉट्स में, रोजेटेस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में 1952 से ये एक्सटेंट हो चुका था, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया भारत से एक्सटेंट। फिर आप देखोगे लाइफ स्पैन इनका, तो एवरेज एज स्पैन जो है वो 10 से 12 साल का है। चलिए, जेस्टेशन आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो 93 डेज का है। इसी के साथ साथ में IUCN स्टेटस में आप देखोगे तो ये एशियाटिक चीता का जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कि महज ईरान में पाए जाते हैं, जबकि जो अफ्रीकन चीतास है वो आप देखोगे तो ये वल्नरेबल है। ठीक है, अफ्रीकन चीतास जो है वो अफ्रीका से लेकर के आपको देखने को मिल जाएगा कि तमाम जो ईस्ट अफ्रीका, सर्दर्न अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज में है। साइज में हमने देखा कि स्लाइटली स्मॉलर होते हैं, जो एशियाटिक चीता है वो स्लाइटली स्मॉलर है अफ्रीकन के तुलना में। अफ्रीकन जो है उनका नेक वगैरह जो है वो थोड़ा सा मतलब बड़ा है और यहाँ पे छोटा है। ये सारी चीजें आप साइज में मतलब थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। पॉपुलेशन 10,000 के आसपास है अफ्रीकन चीतास का। एशियाटिक बहुत कम है, 100 से भी कम है, इसीलिए वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और महज ईरान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल गिबन नेटवर्क। तो रिसेंटली जो फर्स्ट मीटिंग है ग्लोबल गिबन नेटवर्क का वो हुआ है कहाँ पे जी, हाइकोउ चाइना, जो कि डिस्कस करा है कंजर्वेशन स्टेटस भारत के इकलौता एप का। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। गिबन्स जो है वो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट है सभी एप्स में, और हुलक गिबन जो है वो 1 of 20 स्पीशीज है एप्स का, और ये इकलौता एप है जो भारत में पाया जाता है। हैबिटाट में आप देखोगे तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में है। पॉपुलेशन में आप देखोगे तो 12,000 के आसपास हैं। थ्रेट्स यही है कि पेड़ों को काटा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये जाएंगे कहां। और हुलक गिबन जो है वो कैटेगराइज्ड है 2 प्रकार से, दोनों ही स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंक्लूडेड है शेड्यूल 1 में। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न हुलक गिबन और ईस्टर्न हुलक गिबन, इसके बीच का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। वेस्टर्न जो है वो ब्रह्मपुत्र, दिबांग, इन सभी रीजन्स में, बांग्लादेश, म्यांमार, और मेजोरिटी जो है वो वेस्टर्न स्पीशीज को बिलोंग करता है। IUCN में ये एंडेंजर्ड है, जबकि आपको ईस्टर्न जो है वो देखने को मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। ठीक है, इसका IUCN जो है वो भी वल्नरेबल है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वेस्टर्न का जो IUCN है वो एंडेंजर्ड है और जो ईस्टर्न इसका IUCN वल्नरेबल है। चलिए, आप देखोगे अमेरिकन नेचुरलिस्ट हैं R. हर्लन, तो ये फर्स्ट है डिस्क्राइब करने के लिए इसको, विगरस वोकल डिस्प्लेस वगैरह है। बाकी आप देखोगे तो ये सारे जो मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न का जो फर्क है कि ये अरुणाचल प्रदेश वाले में सीमित है, जबकि वेस्टर्न जो है वो मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में। ईस्टर्न सिर्फ आपको अरुणाचल में देखने को मिलेंगे। साथ आप देखोगे कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट एक स्टडी करा गया है हैदराबाद बेस्ड सेंटर का कि किस प्रकार से मतलब ये एप्स जो है वो भारत में मतलब इनको बचाया जा सकता है। और बाकी आप देखेंगे ग्लोबल गिबन नेटवर्क का, तो ये 2020 में लाया गया। इंटरनेशनल गिबन डे हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को हर साल, तो वहां से रिप्रेजेंट करता है अलग अलग गिबन ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, और ये इनिशिएटिव जो है वो ग्लोबल गिबन नेटवर्क ने लाया है।
नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया हाइनान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पार्क्स और इको फाउंडेशन ग्लोबल। ये एम है प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना एशिया का यूनिक हेरिटेज। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा प्रजाति वेस्टर्न ईस्टर्न, ये गुलाब इबन का। चलिए नेक्स्ट, भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भारत और यूके जो है वो करेंटली नेगोशिएशंस काफी समय से चल रहा है कि जो इशूज है इसमें उसको ध्यान में रख करके भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करें, और ये मोस्ट एक्सटेंसिव ट्रेड डील माना जा रहा है भारत का, और ये अपने आप में एक प्रेसिडेंट होगा कि मतलब फ्यूचर ट्रेड पैक्ट्स को लाएगा, जैसे कि ईयू के साथ में EFTA कंट्रीज जिसमें आइसलैंड, लाइechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो ये एक ट्रीटी होता है जो दो या दो से ज्यादा मुल्क जो है वो इसको साइन करते हैं, जहां पे ट्रेड टैरिफ को एलिमिनेट कर दिया जाता है। कोई भी सामान जब आएगा आपके कंट्री में, इंपोर्ट होगा, तो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाया जा सकेगा, ट्रेड टैरिफ नहीं लगाया जा सकेगा, कस्टम वगैरह इन सबको हटाया जाएगा। ये जो ताकि दोनों देश जो है आपस में उन प्रोडक्ट्स को वो आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, ये आप देखोगे डेवलप किया गया है एज पर इंटरनेशनल ट्रेड लॉस, और ये हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए ओपन येट कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट प्लेस। साथ साथ आप देखोगे तो कितने प्रकार का होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दो कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप में होते हैं कि फ्रीली वो ट्रेड कर सकेंगे। जैसे आप देखोगे भारत श्रीलंका के साथ में है और आसियान नेशंस के साथ में भी है कि जीरो ट्रेड बैरियर्स, मतलब उनका सामान आएगा, डंप नहीं करेंगे, लेकिन उनका सामान आएगा तो फिर आप देखोगे उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं लगा होगा। ठीक है, चलिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जहां दो या उससे ज्यादा पार्टनर्स जो है वो अलाउ करते हैं, प्रेफरेंशियल एंट्री हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट्स का, और ये जनरली लिफ्ट करता है कोई भी ड्यूटी अगर है तो, और बाकी इसी से जुड़ा हुआ। भारत मेंटेन करता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ में। ये प्रेफरेंशियल जो है वो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स सर्टेन प्रोडक्ट्स पे प्रेफरेंशियल एंट्री लगाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे, पूरा पे नहीं लेकिन सर्टेन प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, इसीलिए ये प्रेफरेंशियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखोगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, जो भारत और यूएई हाल ही में साइन किए हैं। तो ये डील करता है रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ट्रेड का, जिसमें इंक्लूड किया गया है ट्रेड नेगोशिएशंस की बातें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से लेकर के सर्विस प्रोविजनिंग से लेकर के बाकी सारी, भारत, जापान, साउथ कोरिया, यूएई इन सबके साथ सेपा साइन किया। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी है जिसमें स्कोप को और वाइडन किया जाता है, लिबरल किया जाता है ओपन पॉलिसीज के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे रूल्स ऑफ ओरिजिन का एक प्रॉब्लम है कि कहाँ से वो सामान आ रहा है। ठीक है, रूल्स ऑफ ओरिजिन कि आप मान लो कि आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो मेड इन चाइना नहीं है, चाइना में नहीं बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो बन वियतनाम में रहा है, तो वो मेड इन वियतनाम होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज गुड्स बनता चाइना में है, लेकिन सिर्फ वियतनाम भेज दिया जाता है कम दाम में, और फिर वियतनाम से उसको भारत में भेजा जाता है। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन है, उसका शुरुआत कहाँ से है वो चीज यहाँ पे मेंशन किया गया, डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज की बात करी जाती है, इंप्लीमेंट किया जाए, और मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वगैरह MFN, जो कि एक अपने आप में मतलब प्रेफर्ड करेगा उनको। इसी के साथ साथ में लेबल करना मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को। इसके बाद आप देखोगे तो लैक ऑफ स्पेसिफिक रूल्स है, कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है इसको लेकर के कि क्या होना चाहिए इंटरनेशनल कॉमर्स में, और ये फ्री होने चाहिए कि वो डिटरमाइन कर सके अपने ओरिजिन और रूल्स को। ठीक है, यही थोड़ा इशूज है। आप देखोगे तो अपने आप में ये PTA होता है, फिर FTA, फिर सेका, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट, ओवरऑल इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये आप वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हो किस प्रकार से कंट्रीज जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और ये वर्ल्ड एटलास में आपको देखने को मिल जाएगा सारे एशिया से लेकर के मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ओशियनिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये लॉन्च किए हैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग EFD। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो अनवील करा गया G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के मीटिंग में, जो स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच का। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ज्वाइंट कोलैबोरेशन है कि जहां पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक है, चैलेंजेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट रिलेशंस है, फिनटेक वगैरह है, इन सब की बातें। म्यूचुअल लर्निंग और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन भी है, किस तरीके से भारत और इंडोनेशिया फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बन सकते हैं, जैसे कि G20 में साथ निभा के, WTO में, ईस्ट एशिया समिट में। ठीक है, आसियान का मेंबर भी है इंडोनेशिया। और इसी के साथ साथ में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जहां पे ना सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाया जाएगा। G20 जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कंप्राइज करता है 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, और एड्रेस करता है मेजर इश्यूज जो ग्लोबल इकोनॉमी से है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। G20 का खोज या फिर फाउंड किया गया था 1999 में, जब 1997-98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, और 2008 के बाद से हर एक साल पे मीटिंग होता है। इस साल इसकी अध्यक्षता भारत खुद कर रहा है, और थीम है जो वन फैमिली वन फ्यूचर और
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी रहेगा तो फर्दर आप चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और वीडियोस को शेयर भी करिएगा, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसका आप बेहतरीन लाभ ले सकें और बाकी तक भी पहुंचा सके। चैनल पे कई सारे वर्ल्ड अफेयर्स के भी वीडियोस हैं, आप जाकर के देखेंगे तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। वो महज 8 से 10 मिनट के वीडियोस होते हैं, लेकिन उससे आपका जो ब्रॉडन पर्सपेक्टिव है वो भी काफी इंप्रूव होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।